हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा आज आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के कुछ टॉपिक जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने जा रहा हूँ। तो कॉपी और बेटा पेन साथ में लेकर के बैठे आप, ताकि छोटी छोटी डिफाइन भी मैं बीच बीच में बोलूँगा, उनको आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी कॉपी में नोट करते रहे, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें थोड़ी देर के लिए तो क्लास में आपको याद रहेंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके माइंड से वो निकल जाएंगे। तो उनको अच्छे से तैयार रखने के लिए आपको उनको नोट करना पड़ेगा। तो नोट करने के लिए आप कॉपी और पेन को साथ लेकर के बैठें, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जो न्यूज़ वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपके पास तक पहुंचती है, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटने ना पाए। और बोर्ड वाली बेटा क्लास है, सभी को बोर्ड एग्जाम देना है अच्छे से, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके भी 98 और 99 मार्क्स आ सकें। उस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो समझते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर पहुंचने से पहले आपको समझना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है उसको देखें आप। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है, मैंने क्या बोला, किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है जिसको रेट बोलते हैं, उसके अभिकारकों की, मैंने बोला किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे बेटा द लॉ ऑफ मास एक्शन। द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्शन। तो इसको आप समझें अच्छे से कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। जो अभिक्रिया की दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो क्या होता है, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन क्या कहता है बेटा ये लॉ, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपने नोट नहीं कर पाया होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। किसी अभिक्रिया की दर, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये कहता है किसी अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय मात्राओं के, सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। नोट करते जाएंगे आप भी, समानुपाती होती है। तो क्या समानुपाती होती है, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। और रेट अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बोलो, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, अभिकारकों की
सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। ये होता है। अब इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, मैं बता दूं आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन को लेके चलते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन उसकी हमें कैलकुलेट करनी है। तो रिएक्शन है मेरे पास, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कैपिटल A प्लस कैपिटल B एरो कैपिटल C प्लस कैपिटल D। इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए हमें रेट कैलकुलेट करनी है, रेट निकालनी है। तो क्या होगा, देखो फॉर्मूले पर जाइए और डिफाइन पर जाइए, फॉर्मूले पर जाएं आप और डिफाइन पर भी जाएं। तो यह क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया की दर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है अभिकारकों के। तो अभिकारक कौन कौन से बेटा, ए अभिकारक है हमारे पास, ए एक रिएक्टेंट है और बी भी एक रिएक्टेंट है। तो इसके समानुपाती होगा, इसके समानुपाती होगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए और इनटू एक्टिव मास बी। या एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास बेटा एक ऐसा स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं हम, स्क्वायर रूट बोलते हैं, वो उसको कहते हैं एक्टिव मास। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। अब यहां से इस साइन को हम हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट के आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू के एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। उसके लिए भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि उस अभिक्रिया की दर क्या है, कितनी स्पीड से अभिक्रिया हो रही है, जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है, ये बताती है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अभिक्रिया की दर को बताती है, अभिक्रिया की दर को बताती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट ले लिया मैंने, सेकंड एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए। बोलो सेम टाइप के रिएक्टेंट है मेरे पास, मैंने मान लिया सेम टाइप के रिएक्टेंट है मेरे पास। कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए एरो सी प्लस डी। तो यहां पर आर क्या होगा, अभिकारक कितने हैं, दो अभिकारक हैं, ए और ए। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास ए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यानी ए की पावर 2 हो जाएगा, ए पर पावर 2 आ जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 2। अब क्या करना है, इस साइन को, समानुपाती के साइन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहां से हमें हटाना है। तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर के। तो आर इक्वल टू कैपिटल के, अच्छे से बना देता हूं मैं, आर इक्वल टू के एक्टिव मास ए की पावर 2। आगे रेट निकल के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन को लेने जा रहा हूं मैं। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास, दो एग्जाम्पल हो गए, आप इसको नोट करते जाएं। नेक्स्ट है कलर चौक ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 चौक चेंज करता हूं क्योंकि ऐसा ही बोर्ड का कलर है, ऐसा ही मेरे चौक का कलर है। चलिए रिएक्शन है मेरे पास बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी
प्लस स्मॉल सी और कैपिटल सी। एरो आगे चल के क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट बना था, इसकी रेट हमें कैलकुलेट करना है, रेट इसकी कैलकुलेट करना है। तो ये तो पावर हो गई ए, कैपिटल ए की पावर ए और बी की पावर बी और सी की पावर सी। तो इसकी रेट हम कैलकुलेट करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने बोला अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। कोएक्टिव मास ए की पावर स्मॉल ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी इंटू एक्टिव मास सी की पावर स्मॉल सी। अब यहां से साइन को हम हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा के, तो आर इक्वल टू बेटा के एक्टिव मास ए की पावर ए इंटू एक्टिव मास बी की पावर बी इंटू एक्टिव मास सी की पावर सी। एक बात याद रखिए, आप कौन सी बात याद रखनी है आपको, आपको ये बात याद रखनी है, एक तो डिफाइन याद रखना है और डिफाइन में भी क्या याद रखना है, ये मेन पॉइंट याद रखने हैं आपको कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। बस ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको आप नोट कर लें, जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको। हो गया बेटा नोट, इरेज करते हैं इसको। अब मैं बताता हूं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझे आप क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी अक्रिया की जो ऑर्डर होती है, किसी अक्रिया की कोट उन समस्त घातों का योग है। मैंने बोला किसी अक्रिया की कोट उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अक्रिया की प्रेक्षित दर को, जिन्हें अक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। क्या बोला मैंने बोला किसी अक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए, साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। इंग्लिश में अगर बेटा इस डिफाइन को हम बोले तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इट इज द सम ऑफ द पावर, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन। क्या बोला मैंने, डिफाइन को नोट करते जाएं आप साथ ही साथ, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं बोर्ड नोट करते जाए। मैं डिफाइन को बोल रहा हूँ तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट तो इंग्लिश में लिखेंगे ना, यूपी बोर्ड वाले मेरी बात को सुनते जाएं अच्छे से और डिफाइन को अपने तरीके से लिखते जाएं। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट आप नोट करें, इट इज द सम, इट इज द सम ऑफ द पावर्स of the concentration of reactants in the rate equation।
न्यू लाइन से, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन experimentally determined parameter and can take on fractional value चलिए इसको समझते हैं हम। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था किसी अक्रिया की जो कोट होती है वो उन समस्त घातों का योग होती है जिन्हें अक्रिया की प्रेक्षित दर, अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, प्रेक्षित दर या अवलोकित दर, प्रेक्षित दर या अवलोकित दर। प्रेक्षित दर को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व रेट, इसको हम अवलोकित दर भी कहते हैं, ऑब्जर्व रेट को अवलोकित दर। तो यहां समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका हमें निकालना है। रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी। मैंने एक बात बोली थी बेटा, इसको माइंड में छाप लो। मैंने ये बोला था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी अक्रिया की जो कोट होती है, ऑर्डर होती है, वो एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है। उस किसी भी रिएक्शंस को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस रिएक्शंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल एन, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो रिएक्शन है स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया बेटा, कैपिटल सी होगा, यहाँ पर कैपिटल सी होगा। एरो क्या बना बेटा, प्रोडक्ट बना। अब इसके में क्या निकालनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट निकालनी है। तो रेट क्या होगी बताइए, बोले बच्चे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए की पावर स्मॉल ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी इंटू सी की पावर स्मॉल सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अधिकारकों के सक्रिय लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, किसी यानी जो अक्रिया की दर होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, वो अधिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। केवल एक लाइन याद रखिए। तो इस पे क्या करें हम, R इक्वल टू, यानी इस प्रोपोर्शनल साइन को यहां से हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा के एक्टिव मास ए की पावर ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी इंटू कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी। इसको बेटा बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर अब बात आ रही है बेटा कि इसकी n की वैल्यू कितनी होगी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है स्मॉल n, मैंने क्या बोला, जितनी इसके ऊपर पावर है उनको प्लस कर दो, समस्त घातों का योग होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर होती है उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखें आप, n की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी पावर स्मॉल ए प्लस इसकी पावर स्मॉल बी प्लस इसकी पावर स्मॉल सी। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी निकल के आई, n इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड एग्जांपल है, रिएक्शन को लेके चलता हूं मैं, NaCl एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
NaCl प्लस AgNO3 AgNO3। सभी बच्चों को ये रिएक्शन आती होगी। यहाँ पर मैं रिएक्शन को ना तो बैलेंस करना सिखा रहा हूँ, ना रिएक्शन को लिखना सिखा रहा हूँ। यहाँ रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको। एरो AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसके लिए हमें क्या बताना है बेटा? इसके लिए हमें बताना है कि इसकी मोलेकुलरिटी कितनी होगी और N की वैल्यू कितनी होगी। N की वैल्यू बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका। तो हमें दोनों चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास NaCl इनटू एक्टिव मास AgNO3। बेटा ये तो रिएक्टेंट है हमारे। तो इस रिएक्शन को देख के हम ये तो बता सकते हैं इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है। रिएक्शन को देख के ये हम बता सकते हैं कि इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है, बता सकते हैं ना। चलिए तो इसकी मोलेकुलरिटी का पहले पता करते हैं। मोलेकुलरिटी क्या होती है? पहले इस रिएक्शन कंप्लीट करना है। R इक्वल टू कैपिटल K NaCl इनटू एक्टिव मास AgNO3। चलिए इधर मैं निकालता हूं इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है। मोलेकुलरिटी होती है बेटा स्मॉल m निकाल दो, या कैपिटल M मान लेते हैं इसको, कैपिटल M ही होती है। स्मॉल m मोलरिटी हो जाएगी, है कैपिटल M मोलरिटी हो जाएगी, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है मोलेकुलरिटी। तो मोलेकुलरिटी इसकी कैलकुलेट करने के लिए मोलेकुलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए। मोलेकुलरिटी को स्मॉल m से कैलकुलेट करेंगे अपनी सुविधा के लिए। तो m इक्वल टू होगा इसका बेटा 2। क्यों होगा 2? क्योंकि एक मॉलिक्यूल NaCl का है, एक मॉलिक्यूल AgNO3 का है। बोलो क्लियर है? दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी मोलेकुलरिटी होगी 1। अब देखते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।